कल ही की बात है। पप्पू महाराज जी आए थे और उन्होंने एक बहुत ज़बरदस्त बात मुझसे कही। बिल्कुल ऐसे कॉलर ऊपर करके आए मेरे पास। कहते हैं सर, अब सोच रहा हूँ सेटल हो जाऊँ। मैं कहा सेटल हो जाऊँ? अच्छा, मेरे 18 साल के मार्केट ईयर। सेटल होना है आपको? हाँ सर, सोच रहा हूँ सेटल हो जाऊँ। कैसे? सर, सोच रहा हूँ डिजिटल मार्केटिंग करके अब सेटल ही हो जाऊँ। तो कितनी की सैलरी लगती है? 50-60 हज़ार 25 हज़ार की लग जाती होगी, राइट? मैं सोच रहा हूँ, ऐसा मैं सोच रहा हूँ। तो आज का सवाल यही है कि कितनी की स्टार्टिंग सैलरी लग जाती है, राइट? है ना? ऐसा सवाल आता होगा क्योंकि अपॉर्चुनिटीज गलोर, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं सर। इतनी अपॉर्चुनिटीज है कि अब तो सर डूबने का मन करता है उनमें, कि बस सांस फूलते फूलते मेरी आत्मा निपट जाए। इतना मन करता है इन अपॉर्चुनिटीज में डूबने का, राइट? क्योंकि अपॉर्चुनिटीज तो हैं। क्या अपॉर्चुनिटीज हैं इंडिया में? और अगर हैं तो कितनी सैलरी लगती है? सर मुझे ना जल्दी जल्दी बता दो। मेरे पास टाइम नहीं है। मेरे को एक्चुअली कोर्स स्टार्ट करना है, क्योंकि कोर्स स्टार्ट करते ही फिर मुझे आई हैव टू थिंक अबाउट द सैलरी, राइट? आइए थोड़ी इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं आपके लिए। और उम्मीद करता हूँ कि वीडियो एंड तक देखेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं छोड़ देते हैं। सिर्फ 40% लोग एंड तक देखते हैं। ठीक है, मैं कंप्लेंट नहीं कर रहा हूँ। ऑब्वियसली जब मैं आप लोगों के लिए एडिटिंग वगैरह नहीं करूँगा तो ये काफ़ी जायज़ बात है कि आप लोग छोड़ देंगे। इट्स फाइन, ओके। बट स्टिल जिनको वीडियो पसंद आता है तो बस मैं आपसे एक ही उम्मीद रखता हूँ कि प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ताकि मेरी मोटिवेशन बनी रहे सर। और मैं ऐसे ही रॉ अनकट वीडियोस आपके लिए लाता रहूं। और आपके जो आपने ओवर थिंकिंग के पकोड़े अपने दिमाग में तल रहे हैं, इसके सारे के सारे तेल को हम फेंक देंगे नाली में। हम्म क्योंकि रियल लाइफ में आने का टाइम अब आ गया है। चलिए, स्टार्टिंग सैलरी कितनी होती है सर? अब इसका ये ऐसे ऐसे कमेंट्स मेरे पास यूट्यूब पे दिन में कुछ नहीं तो 10 बार आते हैं ऑलमोस्ट। मान लीजिए अगर लोग 50 कमेंट कर रहे हैं, 10 कमेंट ऐसे होंगे कि स्टार्टिंग सैलरी कितनी है। और कुछ लोग तो ऐसे पूछ लेते हैं स्टार्टिंग सैलरी कितनी है, कि अगर मैंने बोल दिया और उतनी नहीं लगी तो सर ये ऐसे कैसे हो सकता है? फिर तो आप बिल्कुल एक्सपर्ट नहीं है, फिर क्यों यूट्यूब पे वीडियोस बना रहे हो? जैसे कि यूट्यूब तो इन लॉरेट्स के लिए खुला था, जैसे कि यूट्यूब तो फॉर्च्यून टेलर्स के लिए खुला है ना? बाबा जी के लिए खुला है कि आपकी हाथ की रेखा पढ़ के मैं बता दूं कि कितनी सैलरी लगेगी। और ये पता है सवाल क्यों आता है दिमाग में? ये सवाल इसीलिए आता है क्योंकि हमें असली दुनिया में क्या चल रहा है उसका कोई आइडिया ही नहीं। कोई आइडिया नहीं है। हम इंटरनेट पे इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं। इंटरनेट पे अगर 25,000 लिखा है तो विदाउट एनी जेन्युइन लेजिटिमेट मार्केट रिसर्च हम उस पर विश्वास कर लेते हैं। बिकॉज कंटेंट क्रिएटर आज की डेट में भगवान बन गया। माइंड यू, कंटेंट क्रिएटर सिर्फ वीडियो बनाने वाला नहीं होता है। रील्स भी उसमें आती हैं, ब्लॉग्स भी उसमें आते हैं, मीडियम के पोस्ट भी उसमें आते हैं, कराउजल्स भी उसमें आते हैं। और उनकी क्रेडिबिलिटी एस्टैब्लिश करने के लिए हम जाते हैं फॉलोअर्स काउंट पे। फॉलोअर काउंट ज़्यादा होंगे तो मतलब वो क्रिएटर क्रिएटर नहीं है, वो क्रिएटर दी ऑल माइटी है, भगवान है, भगवान। अगर उसने 25,000 बोला है तो मतलब 25,000 है। अगर उसने 1 लाख बोला है तो 1 लाख है। ऐसे क्रिएटर्स आपको गधा बनाते हैं। अब सुन लीजिए कितनी सैलरी होनी चाहिए। परफेक्ट वर्ल्ड में सैलरी होनी चाहिए 1 लाख रुपए महीना। ये परफेक्ट वर्ल्ड की गुत्थी मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताई थी कि परफेक्ट वर्ल्ड क्या होता है। परफेक्ट वर्ल्ड आप सबको अब तक समझ में आ चुका हो। अब इस दुनिया में आते इम्परफेक्ट वर्ल्ड में कितनी होनी चाहिए। अगर आप इंटरव्यू में किसी तरीके से एवरेज इंग्लिश में इम्प्रेस कर पाते हैं, बता पाते हैं सामने वाले को कि वाई एंड हाउ आई विल ऐड वैल्यू, अगर आप उनके सारे क्वेश्चंस का तरीके से जवाब दे देते हैं, स्पेशली जो उनकी ऑर्गेनाइजेशनल के कॉन्टेक्स्ट में पूछा जा रहा है, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ कि कंपटीशन क्या कर रहा है, उनकी आइडिएशन को अगर आप समा सकते हैं अपने दिल में, और अगर आपके लिंक्डइन पे डिसेंट फॉलोअर्स हैं, और अगर आपने थोड़ा बहुत अच्छा पोर्टफोलियो बना रखा है, और अगर आपका एक कनेक्शन है पहले से, मान लीजिए कोई म्यूचुअल फ्रेंड हो सकता है, मान लीजिए कोई डिफरेंट पर्सन हो सकता है जिसने आपको रेकमेंड करा था, या फिर आप ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग कॉलीग के रेफरल से आए हैं, तो इन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए स्काई इज द लिमिट। लिटरली आप 50,000 रुपये भी मांग सकते हैं स्ट्रेट आउट ऑफ द कोर्स। और कुछ लोग मांग भी लेते हैं, बट ये लोग बड़े एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं।
ये लोग 9 out of 10 टाइम्स दबा के कंटेंट क्रिएट करते हैं। कंटेंट क्रिएशन ही अब मार्केटिंग की ऐसी स्किल बन गई है। भले ही वो ज़्यादा फॉलोअर्स नहीं होंगे उनके यूट्यूब पे, पर उनके वीडियोस आते ही रहते हैं। और क्योंकि वो यंग होते हैं, उनको पता होता है कि ठीक है यार, थोड़ा सा इस आग के दरिया में तपना है, मरना है, चलना है, तो वीडियो एडिटिंग भी वो सीख लेते हैं। फायदा सिर्फ उससे इतना होता है कि जो नॉलेज उन्होंने गेन करी हुई है उसको एक विजुअल तरीके से अटेंशन ग्रैबिंग टेक्निक्स के साथ वो सामने वाले को हुक्ड रख सकते हैं। और एक मार्केटियर भी तो यही करता है। एक मार्केटियर तो यही चाहता है ना कि लोग उसकी एड को देखें। एक मार्केटियर तो यही चाहता है ना कि लोग उसकी कॉपी को समझें। एक मार्केटियर तो यही चाहता है ना कि लोग उसके वजह से जो भी उसने एसेट क्रिएट किया है, मैसेजिंग क्रिएट करी है, डिजाइन क्रिएट करा है, वीडियो क्रिएट करा है, सॉन्ग क्रिएट करा है, जिंगल क्रिएट करा है, जो भी क्रिएट करा है, कस्टमर उससे एक्शन ले। CTA, कॉल टू एक्शन। एक मार्केटियर का CTA अगर कन्वर्ट कर रहा है, अगर वो कॉल टू एक्शन कन्वर्जन एक्शन में कन्वर्ट हो रहा है, तो मतलब वो मार्केटियर एक सक्सेसफुल मार्केटियर है। अब अगर उस सक्सेसफुल मार्केटियर को एक प्लेटफॉर्म मिल जाए, जैसे कि वो कंपनी है, और वहां पे वो प्रूव कर पाए कि भाई ये रीजन है जिसकी वजह से मैं आ रहा हूं। अब देखो, पेड एड्स में चीजें डिफिकल्ट हैं, PPC में डेफिनेटली चीजें डिफिकल्ट हैं। PPC सबसे ज्यादा डिफिकल्ट इंडस्ट्री है घुसने के लिए। क्यों? बिकॉज यू डोंट हैव अ वेबसाइट, यू डोंट हैव अ बिजनेस, यू डोंट हैव customer base, you don't have following, you don't have audience, you have just done a course, and now you want कि just on the basis of information आपको कोई हायर कर ले, which is very very difficult। कुछ कंपनीज जैसे एक्सेंचर और जो भी आपकी आउटसोर्सिंग जो बैकएंड कंसल्टेंसी फर्म्स होती हैं कर भी लेती हैं, लेकिन उसमें भी वो यही देखती हैं कि बंदा कितना स्ट्रीट स्मार्ट है। वो असाइनमेंट्स ही आपको उस लेवल की देती हैं जिसमें आपने जो भी पढ़ा था एटलीस्ट एक गेस करके, एक रीजनेबल अमाउंट ऑफ गेस करके आप उसको लॉजिकल तरीके से दिखाएं, लिखाएं और उन्हें बताएं कि अगर मेरे पास XYZ अमाउंट होता तो मैं आपके कैंपेन को कैसे रन करता। और ये रैशनल है मेरा। रैशनल समझते हैं? लॉजिक। तो शुरू शुरू में जब PPC में आप जा रहे हैं और आपको सैलरी नेगोशिएट करनी है, तो वो सैलरी नेगोशिएट होगी आपके रैशनल से कि आप उस इंडस्ट्री को कितना समझते हैं, आप उस इंडस्ट्री की कितनी एड्स को फॉलो करते हैं, आप उस इंडस्ट्री के कस्टमर्स को कितना समझते हैं। जरूरी नहीं है आपने एड्स चलाई हूं या ना चलाई हूं, पर आपकी ऑब्जर्वेशन से कुछ लॉजिक निकलेगा, उस लॉजिक से रैशनल निकलेगा। उस रैशनल को जब आप एक डिसेंट मीनिंगफुल फॉर्म में, एक्सेल शीट के फॉर्म में या फिर एक वर्ड डॉक्यूमेंट में तरीके से समझा देते हैं, तो HR रिक्रूटर को कॉन्फिडेंस आ जाता है कि ठीक है भाई, ये बंदा इतना गधा तो नहीं है कि उसको हमें साला कोर्स ही कराना पड़ जाए। इसको इतना तो पता है कि प्री रेवेन्यू स्टेज में माइंडसेट क्या होना चाहिए, और इसको एक रीजनेबल, एक सफिशिएंट आइडिया है कि एड्स कैसे काम करेंगी, एड्स कैसे ऊपर नीचे जाएंगी, और क्या क्या एक्टिविटीज इसको एंटिसिपेट करनी पड़ेगी हमारे क्लाइंट के पैसे को प्रोटेक्ट करने के लिए और मार्जिन या प्रॉफिट्स बढ़ाने के लिए। ये चीज कोर्सेज में नहीं सिखाई जाती है। ये चीज खुद से सीखनी पड़ती है, खुद से ऑब्जर्व करनी पड़ती है, उनको डॉक्यूमेंट करना पड़ता है, लॉजिकली दिमाग लगाना। क्योंकि देखो, आप सबको लॉजिक पढ़ाया जा रहा है कोर्सेज में। यू आर बीइंग टॉट कि बॉस, बिडिंग स्ट्रैटेजी क्या होती है, स्ट्रक्चर क्या होता है, अकाउंट कैसे बनाना है, आगे एड्स कैसे चलती हैं, पॉज कब करना है, अनपॉज कब करना है, शिफ्ट कब करना है, इस बहुत सारी चीजें आपको एक स्टोरी समझाई जाती है। लेकिन उस स्टोरी को प्रैक्टिकली एक शेप देना, उस स्टोरी को एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट से लिंक करके सामने वाले को यह विश्वास दिलाना कि सर, अगर मैं होता इस चीज का एडवर्टाइजर, मार्केटियर, मेरा स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5, स्टेप 6, स्टेप 100 तक एक जनरल आइडिया अगर आपके पास है, क्या होता, मैं कैसे अपनी एक्टिविटीज प्लान करता, मैं कैसे अपने कैंपेन्स को स्ट्रक्चर करता, मैं कैसे अपने बजट्स को शफल करता, मैं कैसे कन्वर्जन एक्शन सेटअप करता, मैं कैसे डिसीजन लेता अगर मैं उधर होता जिसके लिए आप हायर कर रहे हैं। मुझे इतना रीजनेबल आइडिया है।
ये जब आप करते हैं तो इंटरव्यू में आपके यही बार्गेनिंग चिप्स बन जाते हैं, तो आप नेगोशिएट कर सकते हैं। और अगर कंपनी के पास बजट होगा, जो कि नहीं होता है वैसे तो यूजुअली, लेकिन अगर आप जेन्युइनली टॉप 1% में हैं तो वो बजट सर आसमान से फेंक के गिराया जाता है, बिकॉज इंडिया में इतनी शॉर्टेज है स्किल्ड टैलेंट की। ये पीपीसी की बात मैं कर रहा हूं। एक पीपीसी के लिए आपको इतना बैकग्राउंड वर्क पहले से करना होगा, कंटेंट के लिए भी इतना ही बैकग्राउंड वर्क आपको पहले से करना होगा, सोशल मीडिया के लिए इससे ज्यादा बैकग्राउंड वर्क आपको करना होगा। आपको पता होना चाहिए एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री की कौन सी टॉप एजेंसी है, कौन सा टॉप प्रोडक्ट है, लास्ट कैंपेन उन्होंने क्या चलाया था, उसका हैशटैग क्या था, एक्सपेक्टेड इंप्रेशंस कितने थे, लोगों का माइंडसेट उसको लेके कैसे था, वो कैंपेन क्यों हिट हुआ, वो कैंपेन क्यों हिट नहीं हुआ, एट योर स्टेज, एट दिस बिजनेस स्टेज कितनी इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है, कितने पैसे हमें लगेंगे और कितने रिजल्ट्स हम प्रोजेक्ट कर सकते हैं, एंटिसिपेट कर सकते हैं, हमारा कस्टमर कैसा सोचता है, हमारे कस्टमर की का साइज क्या है, ऑडियंस क्या है, बेस क्या है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, इनकम क्या है, साइकोग्राफिक्स क्या है, डेमोग्राफिक्स क्या है। ये सब इंडिविजुअल प्रिलिमिनरी रिसर्च आपने करनी है। जितने डेटा पॉइंट्स आप इंटरव्यू को दे पाते हैं, वो इंटरव्यूअर उन सबको नोट करता है और इंश्योर करता है कि अब ये अच्छा टैलेंट है, मुझे इस अच्छे टैलेंट को जाने नहीं देना है। सेटल होगा मेरे पप्पू तो एक काम कर, कोर्सेस कर, उनकी जेबें भर और अपनी ही अंधी दुनिया में जी। सेटल होने के लिए ये फील्ड में मत आना। अगर जेन्युइनली कंफर्ट जोन से ऊपर जाना है तो ही इस फील्ड में आना, क्योंकि ये पहले से ही आपको थोड़ा सा फोर्स करेगी कि आप आउट ऑफ द बॉक्स जाएं। आप देख रहे हैं किस तरीके से हमारे देश में ले ऑफ्स हो रहे हैं, रोज 800, 1000, 2000 एम्प्लॉयज निकल रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये सब बैड डिसीजंस थे उन कंपनीज के, जिनको ऐसा लगा कि पैंडेमिक के बाद हमारी डिमांड नेक्स्ट लेवल चली जाएगी और इसीलिए कोर्सेज और एडटेक की मार्केट ह्यूज बूम में आई। इंफॉर्मेशन को ऐसे पैकेज करके बेचा जा रहा था कि ये जेनरिक इंफॉर्मेशन जो गूगल पे भी अवेलेबल है, हम उसको कुछ अच्छे तरीके से अगर आपको बता दें और सिखा दें और करा दें तो आप लोग तो सर रजनीकांत की छठी उंगली बन जाएंगे, जो एग्जिस्ट ही नहीं करती। अब आप सोचिए, क्या एक कोर्स करना काफी है? क्या एक सिम्युलेटिव एनवायरनमेंट में 2-4 असाइनमेंट बना के वर्ड डॉक्यूमेंट पे करना काफी है? क्या उसके बाद आपकी ड्यूटी खत्म हो जाती है? नहीं। अगर जेन्युइनली रिलेशनशिप बनानी है सामने वाले के साथ तो उसे आपको वैल्यू प्रोवाइड करनी होगी, एंड दैट वैल्यू इज हिडन इन योर रिसर्च, in your genuine attempt to solve a problem, in your passion, in your interest को प्रैक्टिकल तरीके से कैसे आपको लाना है, ये आपको खुद ही फिगर आउट करना पड़ेगा। अगर नहीं कर पा रहे तो किस बात का कोर्स किया आपने? टाइम पास किया है आपने, और 99% कोर्सेज टाइम पास ही करवा रहे हैं आपसे। मर्जी आपकी है। क्या आपको अपनी सपनों की दुनिया इतनी पसंद आ गई है कि अब आपको रियलिटी से कोई मतलब नहीं है, या फिर आप अभी सोफे से उठेंगे और रोज प्लान बनाएंगे कि 2 घंटे मुझे खुद के लिए रोज देने हैं, मुझे आउट ऑफ द वे जाके काम करना है, मुझे आउट ऑफ द वे जाके रिसर्च करनी है, मुझे आउट ऑफ द वे जाके जो चीजें मुझे नहीं पता उसे ढूंढने का एक जेन्युइन एफर्ट डालना है। ढूंढने से तो भगवान भी मिल जाता है, तुम्हारे से एक रिपोर्ट नहीं बनेगी क्या? ढूंढने से भगवान भी मिल जाता है, तुमसे एक सोशल मीडिया का पोस्ट नहीं बनेगा क्या? ढूंढने से भगवान भी मिल जाता है, तुमसे एक छोटा सा काम नहीं होगा क्या? तुम अगर काम नहीं दिखा पाओगे तो तुम्हें काम मिलेगा भी नहीं। काम मांगने के लिए काम करके दिखाना होगा। मुंह चुप करो, मुंह बंद करो और काम पे फोकस करो। और ये जो सपनों की दुनिया में आप जी रहे हैं, इससे बाहर आ जाओ। डिजिटल मार्केटिंग सबकी बस की बात नहीं है, इसीलिए मैं कहता हूं कि सबको आने की जरूरत भी नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें आ रहे हैं, गवर्नमेंट एग्जाम फेल कर देते हैं और उसके बाद रोते हैं कि हमें तो कुछ नहीं लग रहा। ठीक है, कुछ नहीं होगा आपका। आपकी मेहनत अगर किताबों में है तो ये फील्ड आपके लिए नहीं है, और आपकी मेहनत अगर फील्ड में है तो ये फील्ड आपके लिए है। मर्जी आपकी है। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।